Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is principle of moments. So earlier we discussed about the moment of force. Clear? I just take one example. If this one rod, the forces are both are in same direction and they are in डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? सो इस एग्जांपल में ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ट्रांसलेशन मूव कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, बट इफ आई एम पुटिंग वन फल्क्रम हियर देन व्हाट हैपन्स टू दिस रॉड. देन अगर ये फोर्स अलग अलग होंगे तो एक साइड ऊपर आ जाएगी, एक साइड नीचे आ जाएगी. मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम हो जाएगा वो शीशो की तरह हो जाएगा जो बच्चे अपने गार्डन में खेलते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर सपोज दिस फोर्स इज F1 एंड दिस विल बी F2. सिमिलर फल्क्रम टू वन एंड डिस्टेंस D1 एंड अदर एंड डिस्टेंस D2. So D1 and D2 are the arms of this rod. Okay. Now if forces exerted downward direction due to fulcrum, we get the force in upward direction. क्योंकि एक फोर्स ऐसा लगेगा कि जिससे कि ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम हो जाए, तो वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एंड दैट इज अवर आर. इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं. Why normal force? Because this force is just perpendicular, just normal to this rod. Clear? तो ये R है वो इन दोनों फोर्स को नलीफाई कर सकता है, नलीफाई कर देगा. क्यों? क्योंकि फल्क्रम में वो जो पोजीशन है रॉड की वो वहीं पे रहने वाली है, सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड ही अप डाउन हो सकते हैं. So at that particular time we can write that R minus F1 minus F2. So negative sign indicates that these two forces are opposite to R. R is upward direction, we take it positive, and these two are negative because they are in downward direction. And at equilibrium the algebraic sum of these forces are 0. So R is normal force, remember it. Clear? So this is our translation is in equilibrium. So rod translation motion is in equilibrium. Okay, अब बात करेंगे उसके रोटेशनल की. तो रोटेशन में हम लोग यूज करते थे टाउ की फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है. क्लियर? जब कभी भी कोई रॉड कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल मूव करेगी तब की ये फॉर्मूला. ओके, अब इसको ये हमारे सिस्टम के फॉर्म में लिखूं तो आवर फॉर्मूला विल बी D1 F1 साइन थीटा. बट रिमेंबर साइन, तो ये F1 और D1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर, साइन 90 विल बी 1, सो नो नीड टू राइट इट. देन माइनस D2 F2 इज इक्वल टू 0. नाउ हियर नेगेटिव साइन. क्यों यहाँ पर नेगेटिव साइन आया? क्योंकि ये दोनों रोटेशनली एक दूसरे के ऑपोजिट है. क्योंकि रोटेशन तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे. अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो रोटेशन नहीं होगा. क्लियर? सो व्हेनेवर दे आर इक्विलिब्रियम देयर एल्जेब्रिक टॉर्क सम विल बी 0. ओके, so this we have to move right hand side, so this will become D1 F1 is equal to D2 F2. clear? okay, now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? तो D1 upon D2 is equal to F2 upon F1, or I can write also that F1 upon F2 is equal to D2 upon D1. ये दोनों सही है, बट इसमें इसको ध्यान में रख के अगर हम लोग डिस्कस करें कि वी नो दैट D2 इज ग्रेटर देन D1. क्लियर? तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं ये पर्टिकुलर ये फॉर्मूला को मैं अगर दूसरी ट्रिक से लिखूं
तो D1, व्हाट इज अवर D1? D1 इज अवर लोड आर्म, जहां पे हम अपना लोड रखने वाले हैं जिस जगह पे, तो फुलक्रम टू दैट एंड विच वी पुट द लोड, दैट डिस्टेंस इज लोड आर्म. सो D1 इज अवर लोड आर्म. नाउ F1 इज अवर लोड, मतलब कि हमने एक टाइप से उसको ऊपर उठाना है तो वो हमारा लोड हो जाएगा. सो इनटू लोड इज इक्वल टू, नाउ D2 वहां पर हम लोग एफर्ट लगाने वाले हैं. एफर्ट लगाने से ये लिफ्ट होगा, तो एफर्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, एंड F2 becomes एफर्ट. क्लियर? सो ये इक्वेशन को पूरे अगर समझना है तो इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग समझ सकते हैं. ओके, सो ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें वी नो दैट D2 is greater than D1. D2 is greater than D1, that means our mechanical advantage will be greater than 1. क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज वो हमारे आर्म्स पे डिपेंड है. अगर हमारा जो एफर्ट आर्म है is greater than load arm, then this condition will be fulfilled. So mechanical advantage अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो वर्क करने के लिए ज़्यादा बेहतर चुना जाएगा, मतलब कि इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा है, ज़्यादा है. सो हियर मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1. तो हमें पहले से भी पता था कि मैकेनिकल एडवांटेज को अगर एक से ज़्यादा बनाना होगा तो लोड आर्म को हमेशा एफर्ट आर्म से कम रखना पड़ेगा. एफर्ट आर्म को हमेशा लोड आर्म से ज़्यादा रखेंगे तो ही मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा. क्लियर? सो इसीलिए हम लोग ऑलवेज ये कंडीशन फुलफिल हो ऐसा ट्राई करेंगे जिससे हमें इजीली वर्क हो सके, इजीली हम लोग कोई ज़्यादा लोड वाली चीज़ को उठा सके. क्लियर? सो दैट्स अवर टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. Thank you so much guys for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.